कुछ आवाजें समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, वे इतिहास बन जाती हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरी सना ला 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 हमारी माँ तो इतना जोर के डांटती थी, झाड़ू लेके दौड़ती थी और खूब मारती थी, क्योंकि ये चीज गा गा के ना जाने जाए हमारे घर परिवार को बर्बाद कर डालोगी, नाक कटवाओगी, चूना लगवाओगी। हमारी माँ से बोलते तुम्हारी बेटी ना जाने जाए वो कोई टोना जादू सीख रही है। तो क्या करूं, पागल तो मैं खुद ही थी। 12 बजे रात को कहीं 12 बंसी की आवाज सुनती तो मैं निकल जाती। एक तो महाभारत के परंपरा है, दूसर परंपरा पंडवानी के, और तू तीजन बाई है ना, तो तू तीसर परंपरा है, तू नया तो पंडवानी चालू करे है। ए अर्जुन, अरे कहाँ हो? सामने आओ, सामने। बार बार सामने के बात सुनीस अच्छा तो मुरलीधर कन्हैया के आँख लाल हो गए। भाई पकड़ो हाथ में बागडोर। तो अपने पैर को पटकती थी और गदा को लहराती थी, तो सही में लगता था कि भीम का जो रौद्र रूप है हम मंच में देख रहे हैं। बात ला सुनी तो भीमसेन एक दिन गदा है और दुशासन तक अपन गदा ला और दोनों के दोनों सामने में आते तब जंघाने छछारे। पर्दे में जब आती थी, चाहे वो उनका तबीयत खराब हो, बुखार हो, तो बस एक गोली खाती थी और शेरनी जैसे दहाड़ती थी। दोनों हाथ में पकड़ा दुशासन साड़ी। अरे जल्दी स्वर्गीय है तो मुझे विश्वास नहीं था, मैं स्वर्गीय भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अपने आप में दिल में ठेस पहुँचती है स्वर्गीय बोलने में। वो अमर है, आज भी है, कल भी रहेगी। और द्रौपदी ने साड़ी खींचा 10,000 हाथी के ताकत जब निर्बल हो गए और ताकत कमजोर हो गए तब दुशासन तब जय जोहार, नमस्कार। मैं हूं तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ की मिट्टी ने अनेक कलाकार दिए, लेकिन कुछ नाम सिर्फ कलाकार नहीं होते, वे पूरी संस्कृति की पहचान बन जाते हैं। तीजन बाई ऐसा ही एक नाम थी, एक ऐसी लोक गायिका जिन्होंने पंडवानी को गांव की चौपाल से निकालकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों तक पहुंचाया। एक ऐसी महिला जिन्होंने उस दौर में पुरुषों के लिए आरक्षित मानी जाने वाली कापालिक शैली को अपनाकर परंपराओं को चुनौती दी। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मानों की सूची बड़ी लंबी है, लेकिन इन सब से बड़ा सम्मान था लाखों लोगों का प्रेम। ये जो गांव के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के नाम स्वर्गीय तीजन बाई के नाम से भी मैं घोषणा करता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्वर्गीय तीजन बाई जी के नाम पे रही। 8 अगस्त 1956 दुर्ग जिले के गनियारी गांव में जन्मी एक बच्ची शायद खुद भी नहीं जानती थी कि एक दिन उसकी आवाज़ भारत की सांस्कृतिक पहचान बन जाएगी। आर्थिक कठिनाइयां थीं, औपचारिक शिक्षा बहुत सीमित रही, लेकिन लोक कथा, लोकगीत और महाभारत उसकी असली पाठशाला बन गए। और हाथ में आरती ले और फूल और चावल लेकर मेरी बहन खड़ी थी, तो मैं देखकर चुप रह गई, ये क्या कर रही है? तो दीदी हम लोग अब विदेश जा रही हो तो हम लोग आपको आरती लेके चावल आपके माथे में डालेंगे। तो बोले ठीक है भाई। मैं तो सोचती थी कि ऐसा भी करने वाला नहीं मिलेंगे। बचपन में नाना से पंडवानी सुनना शुरू किया, सीखना भी। वहीं से जन्म हुआ एक असाधारण कलाकार का। मैं जनता के बीच में कार्यक्रम 13 वर्ष से कर रही हूँ। 13 साल से। उससे पहले आप सीख रही थी या? मैं तो सिर्फ सीखी 1 महीना मेरे अच्छा। नाना के पास से। अच्छा। 1 महीना के बाद गाती है करके मुझे घर से बाहर निकाल दिए। तो एक ठो गांव चनखुरी नाव के गांव है, मतलब अपने गांव से 10 किलोमीटर, वहां जाके मैंने सीखी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। समाज, परंपराएं, पूर्वाग्रह सब उनके सामने खड़े थे। एक महिला
तंबूरा लेकर मंच पर खड़ी हो, ये बहुतों को स्वीकार नहीं था। आलोचनाएं हुई, विरोध हुआ, लेकिन तीजन बाई ने मंच नहीं छोड़ा। उन्होंने जवाब शब्दों से नहीं, अपनी कला से दिया। राष्ट्रीय संग्रहालय के ऑडिटोरियम में वो कार्यक्रम था, शाम का वक्त था, और जैसा आमतौर से होता था कार्यक्रम की तैयारी हुई, और फिर हम लोगों ने ऑडिटोरियम की लाइट बंद करा दी, मंच की लाइट जलती रही। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ऑडिटोरियम की लाइट जल गई है, तो किसी ने गलती से जला दी गई होगी। मैं बहुत जल्दबाजी से भागते हुए लगभग गया, जाके मैंने कहा कि ये बत्तियां बंद कर दो, कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, तीजन बाई जी ने कहा है कि ये बत्तियां जलती रहें। तो बहरहाल ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद मैं उनके साथ बैठा। एक तो मैं ये ध्यान कराना, मेरे लिए ये सब पहले नेपथ्य के दृश्य मेरे लिए तब बहुत नए होते थे, क्योंकि नाटक और रंगमंच से थोड़ा बहुत जितना रिश्ता रहा वो प्रेक्षक का मेरा रहा। बैक स्टेज, और जबकि राज्य बनने के बाद मैं लगभग पूरे 20 साल बैक स्टेज रहा। मैं जब बैक स्टेज गया तो वो मेरे लिए एक पहली लर्निंग तो ये थी, वो मैंने हबीब तनवीर जी के साथ भी देखा था, कि वो विंग में आने के पहले वो एक्शन और एक्टिंग शुरू कर देते थे और करा देते थे अपने कलाकारों से, और स्टेज के विंग्स के से निकलते हुए, स्टेज से अलग हटते जब विंग्स में जाते थे तब भी वो एक्शन कंटिन्यू करते थे, कट टू कट नहीं होने देते थे। उससे शायद उनसे भी मैंने ये बात की थी, तो वो मोमेंटम बनाने की बात होती है। तीजन बाई जी तो, हबीब तनवीर जी तो थिएटर के और पूरी दुनिया के थिएटर के उन्होंने अध्ययन किया था, अनुभव किया था, फोक थिएटर को उन्होंने समझा था। लेकिन तीजन बाई के लिए मैं ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें थिएटर का, ये कोई शास्त्र या व्याकरण अगर उनका था तो ये उनकी अपनी समझ थी, और वो समझ किस स्तर की थी। स्टेज से बाहर आने के बाद वो किसी से बात नहीं करती थी और थोड़ी देर बैठी रहती थी, और आप बैठे रहें और उनको अगर ध्यान से देखें तो ये समझ में आता था कि वो एक एक करके अपने ऊपर आरोपित जो पात्र हैं, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, दुशासन, वो सबको एक एक करके तिरोहित कर रही हैं, एक एक करके सबको विदा कर रही हैं। वो दृश्य मेरे लिए जादू की तरह था, और ये मैं हमेशा प्रयास करता था कि वो स्टेज से बाहर जब भी आए तो मैं उनको देखूं। मुझे जितना उनको स्टेज पे देखना जादुई, चमत्कारिक लगता था, उतना ही मुझे वो जादुई लगता था। बहरहाल जब वो सामान्य हो गई तो मैंने पूछा कि आपने लाइट जलवा दिया था, हमने बंद कराई थी। तो बोले नहीं, मैंने कहा था जलवाने के लिए। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि सामने ऑडियंस होता है, वो उसको देखती होती हैं, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी भावभंगिमा देखती होती हैं, तो उनको तुरंत अपने परफॉर्मेंस को, भाषा उनकी थी, मैं अपनी भाषा में जो समझा वो कह रहा हूँ। वो तेज़ी से बजता था, बेंजो, हारमोनियम, ढोलक, तबला और एक गोला और रागी। तो वो जो म्यूज़िक के बाद उनकी एंट्री होती थी, तो म्यूज़िक ही अपने आप में बहुत ही आकर्षण था। जब एंट्री होती थी तो ताली बजना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता था। फिर वो जब गाती थी, मोरे सा ना 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 मोहा, मोरे बिना बजावत हरि गुण, जब करती थी वो, तो वो एक अलग माहौल था। और उन्होंने कापालिक जो शैली हम कहते हैं उनकी जन्मदाता है, और एक बहुत सारे जो करीब 10-20 धुन हैं पंडवानी में भी, जो हम लोग गाते हैं, या उनके कई पंडवानी वाले गाते हैं, फॉलोअर्स गाते हैं, तो उसकी ईजाद करने वाली थी, इस धुन की आविष्कार की। वो लोक संगीत से वो धुन निकाली, भजन से धुन निकाली,
राम सत्ता के बहुत सारे भजन थे, उससे धुन निकाली, रामधुनी से धुन निकाली, कर्मा से धुन निकाली, ददरिया से धुन निकाली, और उस धुन निकाल के बहुत सारे धुन को उन्होंने पंडवानी में समावेश की, एक नए भजन बना के। वो उसकी काफ़ी विशेषता थी। उनका तंबूरा अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज का काम करता था। वो कभी दुर्योधन बन जाता था, कभी कीचक बन जाता था, कभी तलवार, कभी तीर, कभी धनुष और कभी गदा। अद्भुत इस उनमें प्रतिभा थी भाई। और जिस तरीके से वो गायन की शैली को बदलती थी, उनको छत्तीसगढ़ की मुझे लगता है गायन परंपरा का अद्भुत ज्ञान था। इसलिए वो अपनी एक प्रस्तुति में कम से कम 15-20 तरह की छत्तीसगढ़ी गायन शैलियों को इस्तेमाल करती थी, और उसमें लिरिक्स को सुनाती थी सब, मतलब महाभारत संबंधित प्रसंगों को बताते हुए। तो वो उनमें जो प्रतिभा थी, संगीत का बहुत अद्भुत ज्ञान था उनको। वो थोड़ी सी भी कहीं ऊंचे नीचे हो ना तो उनकी भ्रुकुटी तन जाती थी अपने संगतकारों के ऊपर में, और कभी भूलती नहीं थी उसको। उनको मैंने अब जीवन में कभी भी, मेरे ख्याल से मैं 40-50 बार तो उनको सुना ही हूँ, और कभी भी उनके किसी वाक्य में मैंने टम्बलिंग फम्बलिंग नहीं देखा है। कभी अटकते ठिठकते मैंने उनको नहीं देखा हुआ है। बिल्कुल बेलाग गायन करती थी, और कभी भी कोई चीज़ समझिए कि मुझको लग रहा हो कि कहीं भ्रम पैदा हो रही है, तो उसको इतनी खूबसूरती से अगले सेंटेंस में रिपेयर करती थी कि सामने वाले को पता नहीं चला कि कहाँ पर कुछ हो रही हो रही साथ। तो ये मुझे लगता है कि उनको जो सिंगिंग और रिसाइटेशन में एक इनहेरेंट इंजीनियरिंग थी उनके दिमाग में, उसका परिणाम था। वो बहुत अद्भुत कलाकार हुआ करती थी। मैं उनका बड़ा मुरीद हूँ, और मुझे लगता है कि कल हमने बड़ा एक अद्भुत व्यक्तित्व को गंवा लिया है। गिफ्ट जो 18 प्रसंग पंडवानी की करीबन 18 घंटे के, पढ़ी लिखी जीरो, और उसके दिमाग में, आज तो कंप्यूटर, तब तो कंप्यूटर नहीं था, उसका दिमाग कंप्यूटर था, जो पूरी 18 प्रसंग 18 घंटे की कथा उसके दिमाग में भरी हुई थी। मैं उसको कई बार बोला था आप एक लोकगीत गाओ, बोले मैं नहीं गाऊंगी, मैं महाभारत पंडवानी के अलावा कुछ भी नहीं गाऊंगी। मैंने कई बार ऑफर बोला था रामायण का भी कोई कथा लो, नहीं, बोले भैया मैं सिर्फ पंडवानी ही गाऊंगी। तीजन बाई सिर्फ गाती नहीं थी, वे अभिनय करती थी, वे जीती थी। उनकी आवाज़ बदलती थी, चेहरे के भाव बदलते थे, शरीर बदल जाता था, और दर्शक महाभारत के भीतर पहुंच जाते थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। पति यदि कहे तब तो, अरे जब पति पत्नी के संपर्क नहीं तो संतान कहाँ से? हाँ, मैं दुर्वासा ऋषि के सेवा का पाके और कछोत्री माला पाए हूँ। एक आधार ले कोई छल नहीं का जना, तो फिर हो जाए, अरे हो जाए। क्या ये कहकर कुंती बड़ा खुशी के साथ, अरे धर्मदेव पुकार के धर्मराज युधिष्ठिर पुत्र मांगे, पवन देव ले याद करके भीमसेन बेटा मांगा था। क्या इंद्र ले याद कर अर्जुना मांगे। तीन पुत्र हो गए कुंती के, मादरी मुँह फूला है। जो व्यावसायिक कंपनियां हैं वो R&D में अपना खर्च करती रहती हैं। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उनका R&D होता है। एक अच्छा कलाकार अपनी किसी भी प्रतिष्ठा से, किसी भी लोकप्रियता से, किसी भी स्टेटस से खुद उतना प्रभावित नहीं होता, और होता है तो होकर वो R&D बंद नहीं करता। तीजन बाई ऐसी कलाकार थी जो लगातार उनका, और ये जो सारी चीज़ें उन्होंने उपलब्ध की थी, क्योंकि शुरुआती दौर में तो मैंने बहुत सारे आर्ट क्रिटिक लोगों की बात पढ़ी है कि जो उनके पर, क्योंकि उस समय जो पंडवानी का मानक था वो मानक मोटे तौर पे झाड़ू राम देवांगन जी का मानक था। तो उसके सामने एक दुबली पतली सी लड़की और एक इस तरह की, और जो अभिनय करती है या थोड़ा सा उसमें खड़े होके गाती है और थोड़े से ऐसे भी प्रसंग जोड़ देती है, इन सब चीज़ों को लेकर उनकी आलोचना भी की जाती थी कि ये नहीं है। लेकिन हम यहीं वो पक्ष भी देखते हैं कि कलाएं किस तरह से लगातार विकसित होती रहती हैं, कलाओं का स्वरूप कैसे विकसित होता रहता है, और विकसित होती कलाएं अपने आप में एक अलग तरह का मानक बनती हैं। क्योंकि पंडवानी में हम देखें कि एकाभिनय है वो,
तो जो भी अगर बड़े बड़े विद्यार्थी हैं, चाहे NFD पढ़े हों आप, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हो, या कोई और भी स्कूल अभिनय वाले स्कूल से हो, तो उनके लिए जो एकाभिनय है ना, वो तीजन बाई जी को ही देखो आप। एकाभिनय वक्त करना चाहते हो तो सिर्फ एक गदा रहता था हाथ में, वो गदा कभी तमूरा, तो तमूरा कभी गदा बना लेती थी वो, तमूरा को कभी भीम बना लेती थी, तमूरे को कभी दुर्योधन का शरीर बना लेती थी, उसको पटकती थी, भीम ने कैसे पटका। तो तमूरा से जो मूवमेंट करती थी वो लाजवाब था। और वो 2 माइक रखती थी अक्सर गाते समय, तो उतने में ही वो चलती थी, ऐसा चल के आती थी और झटके से ऐसा मुड़ती थी वो। तो वो उसका एक था, वो मैं कहीं किसी पंडवानी गायक गायिका में नहीं देखा। और मेरे साथ तो बहुत अच्छा उनका पारिवारिक भी था। और बहुत, मैं चूँकि संस्कृति विभाग में रहा काफ़ी लंबे समय से, तो उनके जितने भी बाहर हम लोग जाते थे, चाहे देहरादून उनके साथ गए, मसूरी गए, ऋषिकेश गए, दिल्ली गए, उज्जैन गए, तो बहुत सारे शो में मैं खुद जाता था उनको लेके, बड़े बड़े आयोजन में। उनके एक देहरादून में हुआ था, जगजीत सिंह जी खुद बैठ के देखे थे सामने। और जितने बड़े बड़े फेस्टिवल में होते थे तो उनके कारण हमको एंट्री भी मिल जाती थी। तीजन जी आ रही हैं करके, तो बोले अरे 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 तो हमको अगर फ़ोटो खिंचाना रहता था कोई बड़े, तो तीजन जी को लेके चले जाते थे। लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल थी। वो प्रेस वाले से कैसे बात करना है और आयोजक से कैसे बात करना है, और अपना स्टेटस, और वो मैं बहुत कुछ सीखा उनसे। और कलाकार को सीखना भी, जैसे बताया था, प्रोफेशनल उनके एंट्री में होता था, उनके परफॉर्मेंस में दिखता था, उसी तरीके से व्यवहार में भी बहुत प्रोफेशनल हुआ करती थी वो। तो उनकी चीफ गेस्ट थी तीजन जी, 2021 की बात है, और उसको अपनी तैयारियों में कुछ समय था, वो मतलब देरी थी। तीजन बाई चीफ गेस्ट थी, वो आ गई। अब उसको बड़ी धर्म संकट हो गया, तो मेरा मंच तैयार नहीं हुआ है, मेरा कमरे ही तैयार नहीं हुआ, मैं उनको सियानिन को कहाँ बिठाऊँ करके, तो मेरे घर उसको ले आई। एंड मैं और मेरी वाइफ, हम लोग दोनों रुक रहे थे कि बच्चे बाहर रहते हैं हमारे। उनको जब दरवाजे पे मेरी पत्नी देखी, तो उनकी जो खुशी थी उनके चेहरे की, मतलब रेयर अपॉर्चुनिटीज को इतनी ग्लो करती होगी, अरे तीजन हमारे घर आए। और उस समय हमारी पत्नी बोल रही थी कि उस समय ही उनके चेहरे में ना थोड़ा सा ढलान आ गया था। और मैंने ये महसूस किया हुआ है, कई बार उनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं खुद महसूस करता था कि जब स्टेज से उतरती थी उनमें थकान रहती थी, सांस उनकी चलती रहती थी, लेकिन उनके शरीर की किसी भी कमजोरी को कोई भी व्यक्ति मंच में नहीं देखा है। उनके जीवन में जो कुछ भी निगेटिव घटा, मंच से परे घटा। मंच का इतना सम्मान था, मंच के लिए इतनी भक्ति थी, इतना साहस था, इतनी भक्ति थी कि मंच में कोई भी निराशा, कोई भी निरापदता, कोई भी कमजोरा, कोई भी कमसल चीज़ किसी दर्शक को देखने के लिए नहीं मिली। मंच में जब भी तीजन बाई आई, तो वही तीजन बाई थी जो सन 80 में रहा करती थी, वही 2020 में हमको दिखा करती थी। तो एक अजीब जुजुस्सा थी उस महिला में, बहुत थी। मैंने तो निजी तौर पर उनको देखा हुआ है, हमसे बात कर रही हैं मंच जाने से पहले, तब भी उनमें मान लीजिए एक बात करने में निढालपना हो, सुस्ती हो, कमजोरी हो, बनने नहीं लगा तो महाराज। लेकिन जब मंच पे जाती थी तो कुछ नहीं, बस उसी जोश से वो पैर को पटकती थी जैसे भीम पटकता रहा होगा। तो कला के लिए जो आदर भाव है, जो जुनून है, वो लोगों को तीजन बाई से सीखना चाहिए, मुझे लगता है। मैं चाहता हूँ तीजन बाई चली गई, लेकिन उनके बजाय हुए मार्गों को, उनकी गायन शैली को लोग अनुसरण करेंगे और उनकी परंपरा का निर्वाह करते रहेंगे, ताकि पंडवनी हमेशा की तरह छत्तीसगढ़ की पहचान हमेशा के लिए बनी रहे। पर बहुत अचंभों में पड़ गई जब पहले उसको डीडी डॉक्टरी की डिग्री मिल रही थी, तो मेरे को बताई, बोले मैं कभी सूजी नहीं लगाती हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गई, मैं डॉक्टर के नहीं बनूँ। डॉक्टर बोला नहीं बने के है। और डॉक्टर तो उसको सब जनों ने समझाया, ये कला की डिग्री मिल रही है, इसमें कोई सूजी वूजी नहीं लगाना है। थोड़ी देर के लिए घबरा गई थी डॉक्टर की, जब उसके पास आई थी, हमने पढ़ के बताया उसको कि आपको डॉक्टर की डिग्री मिली है। नहीं एकदम मैं नहीं लूँ, मैं डॉक्टर बोला, कोई
सूजी ऊजी मोला कोई नहीं आते। तो उसको समझाने के बाद फिर वो पहली जब ली फिर उसकी हिम्मत बढ़ गई। वो हिम्मत वाली तो थी, वो तो शेरनी थी, जहाँ भी खड़ी हो जाए ना उसके आजू बाजू उसके चेहरा और उसका जो था ना देख के ना आजू बाजू अच्छे अच्छे आदमी कांपते थे उसको देख के। ये मैंने देखा, शुरू में तो मैं भी कांपता था उससे, कहीं देख के काट न ले। तीजन बाई शायद तीज के दिन पैदा हुई थी और उनके नाम के साथ एक बार मैंने उनसे मैं थोड़ी छूट भी ले लेता था और मैंने उनसे कहा था कि एक तो महाभारत के परंपरा है, दूसर परंपरा पंडवानी के, और तू तीजन बाई है ना तो तू तीसर परंपरा है, तू नया त पंडवानी चालू करे है जे पंडवानी भर कपाली के कि वेदमती है कि खड़े होके गाही के बैठ के गाही कि दैसे कही कि दैसे, ये सब के बात हर तय हो ही एक समय में आके कि तीजन बाई हर एक तीसर परंपरा स्थापित करिस पंडवानी के, पंडवानी ला नया परिभाषा दिस, पंडवानी के नया मानक तय करिस। तो इस बात को लेके उनके चेहरे पे मुझे याद आज भी आता है और वो बहुत भावुक कर देने वाला है कि जिस तरह से वो शर्माती थी उसमें उसके लिए सिर्फ अंग्रेज़ी का एक शब्द मुझे याद आता है कि वो ब्लश करती थी। फिर इतनी मासूम मुस्कुराहट होती थी जिसमें संकोच भी है, आपके की गई प्रशंसा का सम्मान करने के लिए उसे स्वीकार कर रही हैं उस प्रशंसा को। ऐसी अद्भुत अभिव्यक्ति होती थी। ये सब चीज़ें मेरे लिए अब उसे अपनी कल्पनाओं में सपने की तरह हैं अब मेरे लिए। 2-4 साल और रहती तो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यदि किसी लोक कलाकार को मिलता तो उन्हीं को मिलता। बल्कि भी भारत सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि लता मंगेशकर जी, भीमसेन जोशी जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, सुब्बालक्ष्मी जी, पंडित रविशंकर जी जैसे लोगों को राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया है। सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस महान व्यक्ति को, जिसने किसी भी लोक कलाकार की तुलना में सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ख्याति अर्जित की है, उन्हें मरणोपरांत भारत से नवाजे। यह केवल उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके गांव, उनके शहर या छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि एक लोक कलाकार को भी सरकार उसी सम्मान से देखती है जितने किसी और व्यक्ति को जिन्हें उन्होंने भारत रत्न दिया हुआ है। सोचना चाहिए सरकार। मेरे को लगता है किसी लोक कलाकार को पद्म विभूषण नहीं मिला है। लोक कलाकार को जो लोक संगीत से जुड़े हों तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए और शासन को तो सबसे पहले उनके नाम से एक पुरस्कार जारी करना चाहिए राज्योत्सव में। पद्म विभूषण तीजन बाई सम्मान 2 लाख रुपए का, और वो जो सम्मान है सिर्फ पंडवानी वाले के लिए रहे, जैसे पंथी वाले के लिए अभी किए देवदास बंजारे सम्मान सिर्फ पंथी वालों को मिलता है। तो यहाँ जो नवंबर में राज्योत्सव कार्यक्रम होता है उसमें तीजन बाई पंडवानी का अवार्ड होना चाहिए, जो पंडवानी ही विधा को मिले। मेरा एक अपनी सोच है। दूसरी बात ये तो गांव में चौक तो बहुत बनेंगे, तीजन बाई पंडवानी चौक या मोहल्ला जो भी स्कूल, मगर रायपुर की राजधानी में तीजन बाई के नाम से, चाहे नया रायपुर हो चाहे रायपुर में, कुछ न कुछ एक सरकार स्मृति चिन्ह लगा के रखे ताकि देश विदेश या आए लोग तो तीजन बाई को देखें। देश ने भी उनके योगदान को सम्मान दिया, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। सम्मान बढ़ते गए लेकिन उनकी सादगी कभी नहीं बदली। पक्का है कि कच्चा है अभी? नहीं कच्चा है। कच्चा है, मिट्टी की है और खपरा है। पहले खदर थी, अच्छा। घास तो फूस आप थी। तो जब विदेश गई होंगी तो बहुत अच्छे कमरों में ठहरी होंगी, है ना? नहीं तो अभी जब आप गांव जाती हैं तो फिर कैसा लगता है आपको? मेरे को वही मकाम, बड़े बड़े मकाम मिलती है तो भाई वो तो चंद्रोजी समय के लिए है, और वो फूटा टूटा मिट्टी का मकाम है, वही मेरे लिए अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, हम चाहेंगे तीजन जी। मंच पर वे विराट थीं, लेकिन मंच के बाहर बहुत सहज, बहुत सरल, अपने लोगों के बीच बिल्कुल अपने जैसी। मुझे कई बार ये लगता है कि बहुत आवश्यक है
कि स्कूल का नाम उनके लिए कर दिया जाए, बहुत आवश्यक है कि उनकी मूर्ति स्थापित की जाए, बहुत आवश्यक है कि उनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि मनाई जाए, लेकिन ये सेकेंडरी है। जो उनकी जीवंत परंपरा है, उस परंपरा का हम कितना सम्मान कर रहे हैं, उस परंपरा के प्रति हम कितने सजग हैं। जो बात गांधी जी के लिए जिस तरह से कही जाती थी कि गांधी के विचार, गांधीवाद उतना आवश्यक नहीं है जितने गांधी के विचार आवश्यक हैं, और गांधी तो खुद अपनी मूर्ति और 2 अक्टूबर की छुट्टी देने के विरोध में होते थे। तो दरअसल भावना वही है कि उन्होंने कला को लेकर जीवन में जिस तरह के इन मूल्यों को, सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व दिया और उनको संचारित करने का, और महाभारत की कथा के माध्यम से जो पूरे शाश्वत मानवीयता के मूल्य हैं, उनके जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड प्रोटोकॉल्स हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो उस कला विधा को तो सुरक्षित रखना, लेकिन उस कला विधा को सुरक्षित रखने के नाम पे सिर्फ उनको कॉपी करना नहीं, वो जिस भावना के साथ और उसकी जिस अंतरधारा के साथ उन्होंने उस कला को रखा, अगर वो अंतरधारा का सूत्र हम पकड़ पाते हैं और आगे बढ़ा पाते हैं, वही मुझे लगता है कि किसी भी कलाकार के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके सम्मान के लिए उनकी प्रतिमाएं या जन्मतिथि, पुण्यतिथि, नामकरण वो है, लेकिन वो कई बार होता है कि ये सिर्फ एक तरह से कहिए कि अकाउंटेबिलिटी का होता है कि हमने ये नाम कर दिया, हमने ये मूर्ति लगा दी, जन्मतिथि मना दी, पुण्यतिथि मना दी। भारत रत्न की भी मांग हो रही है। ठीक है, भारत रत्न दरअसल मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि पांडवानी की परंपरा और जिस भावना से वो कला का प्रस्तुति के माध्यम से और कला के माध्यम से जीवन मूल्यों का वो संरक्षण करना चाहती थी, तीजन बाई स्वयं भी शायद प्राथमिकता, सम्मान किसे बुरा नहीं लगता, भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए उसके लिए, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि प्राथमिकता भारत रत्न दे के चैप्टर क्लोज ना किया जाए, भारत रत्न न दिया जाए, लेकिन तीजन बाई की परंपरा को जिंदा रखा जाए। वो एक कलाकार सिर्फ अपने समय के लिए नहीं जीता, वो आने वाले समय के लिए रास्ते बनाता है। आज जब कोई युवा कलाकार तंबूरा उठाता है तो कहीं न कहीं उसमें तीजन बाई की गूंज सुनाई देती है। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। तीजन बाई का जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है, ये भारतीय लोक संस्कृति के एक स्वर्णिम अध्याय का विराम है। लेकिन कुछ यात्राएं कभी समाप्त नहीं होती, वे पीढ़ियों तक चलती रहती हैं। जब भी महाभारत गाई जाएगी, जब भी तंबूरा बजेगा, जब भी कोई कलाकार पूरे मन से मंच पर उतरेगा, वहाँ कहीं न कहीं तीजन बाई मौजूद होंगी। हमारी ओर से इस महान लोक कलाकार को विनम्र श्रद्धांजलि। अरे हटाओ! सारी सेना हटाती हुई और कुरुक्षेत्र मैदान में जा पहुंची। अच्छा, द्रौपदी के बरनिया रूप ले देख के बड़े बड़े राजा मनस्तल छोड़ा था। देवी द्रौपदी